तो सबको मौके मौके से हमला किया, तो क्या फजील साहब अब ये मौका आप देख रहे हैं कि ऐसे हालात अब पैदा हो गए कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, भले ही जैसा कि आप कहते रहे हैं कि जाहिरी तौर पर भले ही ना, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये सब एकजुट हो रहे हैं। क्या ऐसी तस्वीर देख रहे हैं? मैं एक खामनाई साहब का बयान आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ फजील साहब। वो मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ हेडिंग जो चलाई जा रही है, दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, रहबरे इंकलाब इस्लामी। यहाँ पे रहबरे इंकलाब इस्लामी ने फरमाया कि अमरीकी बैठकर कागज पर दुनिया का नक्शा तब्दील कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कागज पर है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये देखिए, यहाँ इसकी कोई हकीकत नहीं है। हमारे बारे में भी बोल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। अगर वो धमकी देंगे तो हम भी उन्हें धमकी देंगे। अगर धमकी पर अमल करेंगे तो हम भी धमकी पर अमल करेंगे। अगर वो हमारी कौम की सलामती पर हमला करेंगे तो हम भी यकीनन उनकी सलामती पर हमला कर देंगे। ये तर्ज अमल कुरान और इस्लाम के अहकाम से लिया गया है और ये हमारा फरीजा है। उम्मीद है कि खुदावंद आलम हमें अपने फराइज की अंजाम दही में कामयाबी अता फरमाएगा। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अल्लाह रसूल और कुरान का हवाला देते हुए कहा है कि यानी दिफा का हक हमें है और हम जवाब जो है वो देंगे, हम मानने वाले नहीं है। तो ये जो हौसला है, स्टैंड कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि उधर सऊदी भी नाराज हो रहा है, जॉर्डन भी नाराज हो रहा है। और फजील साहब, जब जॉर्डन की बात आती है तो मुझे आपका जुमला वो याद आता है कि जॉर्डन की तरफ से सारे लोग घुस जाएंगे इजराइल में। तो अगर जॉर्डन ने थोड़ी सी ढील दे दी तो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर क्या लग रहा है क्या शक्ल होगी? थोड़ी सी ढील दे दी तो कितनी देर लगेगी जॉर्डन से इजराइल पहुंचने में फजील साहब? किलोमीटर है वहां से, जॉर्डन के बॉर्डर से तेल अवीव तक जाने के लिए 140 किलोमीटर है। मुझे लगता है कि शायद अगर जंग बहुत तेज हुई, आईडीएफ ने अगर अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो शायद 1 हफ्ता लग सकता है, नहीं तो 2 दिन में पहुंच जाएंगे। ये जॉर्डन से अगर तेल अवीव देखा जाए 140 किलोमीटर के करीब है, और अगर खूब आईडीएफ ने जोर लगाया तो 1 हफ्ता नहीं तो 2 दिन में तेल अवीव पे फिलिस्तीन का झंडा फहर जाएगा। ये अंदाजा सबको है, इसीलिए ये लोग गुमराह कर रहे हैं। और इधर के ग्रुप के लोग, चाहे हमास, हूती हो या लेबनान हो, ईरान हो, सबने ये अंदर से प्लानिंग कर रखी है, ये जान लीजिए आप। ऐसा नहीं कि लोग चुप बैठे हैं, वो मुंह से बोल रहे हैं, ये बोल नहीं रहे हैं। ये फर्क है सिर्फ, लेबनान, ईरान और हूती, हमास, ये लोग बोल नहीं रहे और वो बोल रहे हैं। तो वो फजील साहब, एक चीज और आपको याद होगा कि जो कैप्टिव थे, उसे हमास के लोगों ने एक खबर आई थी कि जो आईडीएफ का हेडक्वार्टर था उसके नीचे छुपाए हुए थे, बंकर उसके नीचे। अभी कहां कहां बंकर है, अभी शायद इजराइल को भी पता नहीं है। हो सकता है वो इजराइल के अंदर तक, भाई जब 600 किलोमीटर ये टनल खोद सकते हैं, मेट्रो चला सकते हैं, पूरी आबादी बसा सकते हैं, तो क्या ये इजराइल तक नहीं पहुंच सकते? क्या क्या ऐसा मुमकिन है कि कुछ भी कैसे देखते मतलब? जी फजील साहब, बड़ा जो है दिलचस्प मुझे लगता है। अक्टूबर को 7 अक्टूबर वाली जो घटना हुई थी, उसमें पैराग्लाइड से कुछ हमास के लड़ाके गए अंदर, और जो सूत्र बताते हैं मीडिया के कि सुरंग जो है वो इजराइल के अंदर तक है। वो लोग सबको सुरंग के माध्यम से ले आए, कोई बाई एयर या बाई रोड नहीं लेके आए। सबको जो बंधक बनाए थे इजरायलियों को 7 अक्टूबर को, उसमें बहुत ज्यादा संख्या टनल से गई थी और टनल से ही उनको वापस ले आए। बहुत कुछ लोग पैराग्लाइडर से 100-150 लड़ा के पैराग्लाइडर से गए थे, बाकी लोग सुरंग। और वो सुरंग इजराइल के अंदर कहां कहां निकल रही है, ये खुद इजराइल को भी नहीं पता। ये इनको, देखिए, मैंने कहा आपसे कि थोथा चना बाजे घना, ये एक भोजपुरी में कहावत है कि थोथा चना बाजे घना। इजराइल और अमेरिका को अपनी औकात पता हो चुकी है, इसलिए ये लोग मुंह जवानी बोल रहे हैं।
हमास, हूती, ईरान मतलब क्या और होता है लेबनान। फजील साहब, इसका क्या थोथा चना बाजे घर, क्या मतलब होता है इसका कि जो थोथा चना मतलब होता है ना, खाली? चना, चना जो होता है, ऊपर का शेल जो है बड़ा होता है और अंदर चना का दाना बहुत छोटा होता है। तो जब उसको सूख जाता है और उसको जब आप काटते हैं खेत में से, तो वही ज्यादा बचता है, आवाज उसी में से हम्म। आती है। और जो दाना पूरा हम्म। शेल को कटे हुए है, उसको तो स्पेस ही नहीं है बजने का। समझ रहे हैं आप? हाँ जैसे हाँ ऊपर एक शेल होती है, उसके अंदर चने का दाना हाँ, होता है। तो चने का समझिए दाना समझ। अगर बड़ा है, शेल से चिपका रहता है, तो वो बचता नहीं है। तो उसी को कहते हैं कि थोथा चना बाजे घना। तो इजराइल के पास और अमेरिका के पास कुछ है नहीं इस वक्त, इसलिए वो बार बार बजने की बज रहे। और ये आप जान लीजिए कि फाइनल तैयारी भी कर रहे हैं। जॉर्डन क्यों बोल रहा है, अरब क्यों बोल रहा है? ये इसलिए बोल रहा है कि अमेरिका ने मौका दे दिया। अब देखिए, इजराइल और अमेरिका ने मौका दे दिया है कि कल को ये दुनिया नहीं कह सकती है कि हमास गलती कर रहा है कि ईरान गलती कर रहा है। क्योंकि भाई आप गजा तो आप ही खाली करा रहे हो ना। अगर गजा आप खाली कराओगे तो सेल्फ डिफेंस में हम क्या करेंगे? सेल्फ डिफेंस में आप अगर हमको मारते हैं तो हम भी तो आपको मारेंगे। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा अमेरिका ने पूरी दुनिया को इनके फेवर में दे दिया बयान। क्योंकि कल जब ये पूरे लोग इकट्ठा होकर के जॉर्डन से तेल अवीव की तरफ मार्च करेंगे, तब जाकर के अपनी छाती पीटेगा इजराइल दुनिया के सामने जाके कि मुझे बचाओ। तब उस वक्त दुनिया कहेगी कि भाई तुमने ही तो ये मुसीबत अपने गले लगाई है, दुनिया से अच्छा क्यों फजील साहब, बात एक कर रहे चीज, हो? एक फजील साहब, एक ये भी हो सकता है कि जैसे ये जॉर्डन करे चले जाओ, और जॉर्डन में अगर फिलिस्तीनी गजा के लोग गए और वहीं से वो टर्न हो गए, नहीं नहीं, वहीं से क्या अगर लिख वो रहे हैं? मुड़ गए उधर। जी फजील साहब, जी फजील साहब आवाज। जी राजा जी, सिंह कुछ लिख रहे हैं राजा सिंह और वो साहब तो, बीच में आपका आवाज कट गया। नहीं नहीं, राजा सिंह तो हाफ वही या लिख रहे साफ हैं, कुछ। बिल्कुल हाफ या साफ। जी फजील साहब, मैं हाँ, ये कह रहा था कि जिस तरह की सिचुएशन है, कह रहे हैं जॉर्डन चले जाओ। जॉर्डन में अगर गदा के लोग गए और वो वहां से अगर टर्न हो गए बड़ी खूबसूरती से इसराइल की तरफ, तब मिल करके फिर क्या होगा? क्योंकि पहले ही से फिलिस्तीनी नहीं, बहुत है जॉर्डन में। देखिए जॉर्डन, ये गजा के आम नागरिक थोड़े जाएंगे। जब इकट्ठा होंगे तो हमास के लड़ाके, इराक के लड़ाके, अफगानिस्तान के लड़ाके फिर और कैसे पता कुर्दिश चलेगा? लड़ाके। क्योंकि सामने आते नहीं है। उसमें जो है कौन? बहुत सारे लोग उसमें घुस जाएंगे, गदा के बिल्कुल लोग घुस जो है, जाएंगे। तो तो वही तो मैं कह रहा हूं। नहीं जी। नहीं, वो देखिए, वो तो स्ट्रेटजी है कि क्या होगा। ये तो हमास की और उनकी अपनी पॉलिसी होती है कि किस तरह से किसको कहां शामिल करना है। भाई रूस की सेना हमास की वर्दी पहन के भी तो लड़ सकती है, ये तो होता ही है। आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन की सेना लड़ रही थी रूस से? यूक्रेन का हथियार लड़ रहा था रूस से। पूरे नेटो के देश के लोग लड़ रहे थे। भले उन्होंने फौज का डिक्लेरेशन नहीं किया था, लेकिन उनकी सेनाएं तो काम कर ही रही थी अंदर से। तो ये तो आजकल बड़ी कॉमन सी बात है कि अजरबैजान में टर्की की सेना जा करके अजरबैजान के साथ मिल करके लड़ाई लड़ी। तो ये सब तो आजकल कॉमन सी बात है। और हमास ने जो 7 अक्टूबर किया मुमताज भाई, आप ये इमेजिन मत कीजिए कि वो हमास के अकेले के बस का था। वो उसके पीछे कितने लोगों की ताकत है, ये हम भी नहीं, कोई नहीं जान सकता इस बात को। ये तो वही लोग जानते होंगे। इतनी इतनी बड़ी, जिस तरह से इतनी बड़ी बना कि इसराइल समझ ही नहीं पाया, उसके नाक के नीचे से दुनिया लुट गई उसकी।